हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए अधिगम हेतु आकलन बुक की इकाई 1 के अति लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, मापन का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा मापन शब्द का अर्थ एवं प्रकृति बताइए। मापन का अर्थ है संक्षिप्त, यथार्थ, परिमाणात्मक मूल्य, जैसे इंचों में किसी रेखा की लंबाई या किसी परीक्षण में किसी विद्यार्थी के द्वारा अंक प्राप्त करना और किसी निश्चित क्षेत्र या गुण या मूल्य निश्चित करना। किसी व्यक्ति में क्या गुण है इसकी जानकारी करना मापन कहलाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति में अंग्रेजी बोलने की कुशलता की जांच करना अथवा बालक को भूगोल विषय का कितना ज्ञान है या उस ज्ञान को ग्रहण करने की कितनी क्षमता उसमें निहित है कि क्रमबद्ध और सटीक जानकारी करना मापन कहलाता है। परंतु इसमें मानसिक गुणों का मापन प्रत्यक्ष रूप से करना एक बहुत ही जटिल एवं कठिन कार्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मापन का क्षेत्र अत्यंत सीमित है, जिसमें व्यवहारिक गुणों का मापन सरलता से नहीं किया जा सकता है। मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं। बालकों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करके उनमें अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। परीक्षक बालकों की उत्तर पुस्तिकाओं को देखकर उनकी योग्यता का मापन करते हैं। वे अपना निर्णय अंकों के रूप में देते हैं, परंतु इस मापन के आधार पर निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती है। एक बालक कक्षा में अनेक विषय पढ़ता है। गणित में वह सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, परंतु इससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि वह छात्र कक्षा का सबसे अच्छा छात्र है। इस संदर्भ में मापन के दो प्रकार माने गए हैं। पहला मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक। इसमें बालक की चारित्रिक विशेषताओं की जांच होती है। मापन की प्रकृति, परिशुद्धता तथा प्रयुक्त प्रविधि के आधार पर प्राप्त परिणामों की प्रकृति भी भिन्न भिन्न होती है। अधिकांश भौतिक चरों का मापन अनुपातिक स्तर का होता है। प्रश्न संख्या 2, मापन एक प्राचीन प्रक्रिया है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई मापन की परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। मापन शब्द का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से दैनिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में बहुतायत किया जाता रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों के दौरान अनेक बार औपचारिक अथवा अनौपचारिक ढंग से विभिन्न बातों का मापन करता रहा है। वस्त्र विक्रेता कपड़ा नाप कर देता है, ग्वाला दूध नाप कर बिक्री करता है, फल विक्रेता फल तोल कर ग्राहकों को देता है, डॉक्टर मरीजों का तापमान नापता है। ये सभी जीवन में प्रयुक्त होने वाले सरल उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तियों को कुछ वर्गों में विभाजित करना अथवा किसी गुण विशेष जैसे योग्यता, बुद्धि के आधार पर छात्रों को अंक प्रदान करना आदि भी मापन के उदाहरण हैं। अतः कहा जा सकता है कि मापन एक उचित प्रक्रिया है। मापन की निम्न परिभाषाएं हैं। एस.एम. स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं का अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। हेल्मस्टेटर के शब्दों में मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। मापन की परिभाषाओं को व्याख्या करने से पता चलता है कि इनमें निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। यह वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि है। मापन के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है, जैसे बुद्धि मापने के लिए बिना समझे बुद्धि मापनों का प्रयोग किया जाता है। मापन के लिए इकाइयों का भी प्रयोग होता है, जैसे लंबाई के लिए मीटर, सेंटीमीटर। शैक्षिक मापन में प्रामाणिक प्राप्तांक जैसे टी स्कोर आदि। प्रश्न संख्या 3, एक अच्छे मापन के लिए आवश्यक प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। मापन के अंतर्गत व्यक्तियों या वस्तुओं की किसी गुण या विशेषता आदि का वर्णन किया जाता है। किसी गुण या वर्णन करने से पूर्व कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातों का विचार करना, उस गुण की कार्यकारी परिभाषा तैयार करना तथा गुण के इकाइयों के रूप में व्यक्त करने की विधि का निर्धारण करना ही वास्तव में मापन की 3 तत्व आवश्यक हैं। मापन की प्रक्रिया के 3 तत्व: गुणों की व्याख्या, गुणों एवं कार्य की परिभाषा, गुणों की इकाइयों के रूप में व्यक्त करना। गुणों की व्याख्या: व्यक्तियों या वस्तुओं को किस गुण का मापन करना है, इसके निर्धारण के उपरांत गुण को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना आवश्यक है। इससे मापन कार्य सरल, सुगम तथा स्पष्ट हो जाता है। विद्यार्थी के गुण एवं कार्यों को परिभाषित करना: मापन किए जाने वाले गुण की व्याख्या करने के उपरांत मापन कार्य दूसरा
सोपान अर्थात गुण यही है कि विद्यार्थी के गुण एवं कार्यों को परिभाषित करना। इसके लिए उन संक्रियाओं को निश्चित करना होता है जिससे मापनकर्ता वांछित गुण की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति को पहचान सके। गुणों की इकाइयों के रूप में व्यक्त करना। मापन के इस अंतिम सोपान में संक्रियाओं के आधार पर गुण इकाइयों के द्वारा व्यक्त किया जाता। प्रश्न संख्या 4, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन समस्त शिक्षण एवं अधिगम के अभिन्न अंग है। मूल्यांकन वर्णनात्मक एवं संख्यात्मक दोनों प्रकार का होता है। मूल्यांकन का शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध होता है। मूल्यांकन परीक्षण एक व्यापक पद है जिसमें जांच एवं मापन दोनों का समावेश है। मूल्यांकन का संबंध छात्र की स्थिति से न होकर छात्र के विकास से होता है। मूल्यांकन एक सहयोगी कार्य है क्योंकि इसमें छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों सभी का सहयोग प्राप्त किया जाता है। मूल्यांकन एक विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि का ही मापन नहीं करता अपितु उसकी शैक्षिक उपलब्धि में सुधार करता है। मूल्यांकन का संबंध समूह में विद्यार्थी की स्थिति से नहीं होता वरन उसके विकास से भी होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है क्योंकि इसमें विद्यार्थी के सभी पक्ष आ जाते हैं जिसमें नैतिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक। प्रश्न संख्या 5, क्या मूल्यांकन की अवधारणा में बदलते परिवेश के साथ कोई बदलाव आया है? मूल्यांकन की बदलती अवधारणा। शिक्षा का उद्देश्य है कि वह व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं का सर्वांगीण विकास करे जिससे वह समाज में अपना समायोजन स्थापित करने के साथ ही समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी होगी जब बालक विद्यालय में उपयुक्त शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। यह मालूम करने के लिए कि बालक या व्यक्ति को उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि द्वारा शिक्षा दी जा रही है या नहीं, अतः उसकी उपलब्धि का मूल्यांकन या मापन करना आवश्यक होता है। परंतु बदलते परिवेश के अनुसार शिक्षा के साथ मूल्यांकन का अर्थ एवं अवधारणा भी बदल गई है। जहाँ पहले केवल परीक्षा प्रणाली का प्रयोग किया जाता था किंतु आज शिक्षा में परिवर्तन के साथ मूल्यांकन की प्रक्रिया में निरंतर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बदलती अवधारणा के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया में निम्न परिवर्तन देखे जा सकते हैं। व्यवहारों का वर्गीकरण व मापन। यह मूल्यांकन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के व्यवहारों के वर्गीकरण कर उनके गुणात्मक पक्ष के मूल्यांकन का भी अध्ययन किया जाता है। सामाजिक कार्यों द्वारा मूल्यांकन। प्रायोजना कार्य व समाजमिति विधि द्वारा बालकों को सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कार्य प्रदान कर उनके सामाजिक व्यवहार एवं कुशलता की भी जांच की जाती है। परीक्षा प्रणाली में सुधार। वर्तमान परीक्षा प्रणाली के केवल उनके सैद्धांतिक ज्ञान का मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा उनके गुणात्मक मूल्यांकन नहीं होने की दशा में वर्तमान परीक्षा प्रणाली में भी सुधार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अतः कहा जा सकता है कि समय के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में भी परिवर्तन हुए हैं। प्रश्न संख्या 6, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, कैसे समझाइए? मूल्यांकन और शिक्षण प्रक्रिया एक दूसरे की पूरक हैं। शिक्षण प्रक्रिया एक व्यवहार संबंधित प्रक्रिया है जिसमें बालकों को व्यवहार परिमार्जन के अवसर दिए जाते हैं। उनके मानसिक एवं ज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के समग्र विकास के प्रयास किए जाते हैं। मूल्यांकन भी शिक्षण से सह संबंधित है। विद्यालय और महाविद्यालयों के अंतर्गत एक नियमित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देने का प्रावधान है जिसमें कुछ परिवर्तन के साथ विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन परीक्षाओं में निम्नलिखित मौखिक, प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन बालक के द्वारा अर्जित ज्ञान के स्तर को जांचने के लिए किया जाता है और इसी मूल्यांकन के आधार पर शिक्षण की भावी रणनीतियां बनाई जाती हैं तथा एक शिक्षक को अपने शिक्षण और अधिक प्रभावी बनाने की सहायता मिलती है। साथ ही मूल्यांकन की प्रक्रिया के सतत व्यवस्थापन संचालन के फलस्वरूप छात्र अपने शैक्षिक स्तर का भी ज्ञान हो जाता है तथा वह भविष्य की तैयारी कर पाता है।
प्रश्न संख्या 7। आधुनिक युग में मूल्यांकन को एक नवीन अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है। कथन को स्पष्ट कीजिए। बदलते परिवेश के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में निरंतर परिवर्तन आया है। पुरातन अवधारणा के अनुसार केवल परीक्षा प्रणाली ही मापन एवं मूल्यांकन का आधार माना जाता था, किंतु वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप इनकी मान्यताओं एवं प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तन किया गया है। इसे मूल्यांकन की नवीन अवधारणा के रूप में जाना जाता है, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है। मूल्यांकन की प्रक्रिया की नवीन धारणा के अनुसार इस प्रक्रिया के प्रमुख 3 अंग हैं। पहला शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा सीखने के अनुभव, तीसरा व्यवहारिक परिवर्तन। उक्त 3 उद्देश्यों को एक दूसरे से संबंधित जिसे निम्न रेखा चित्र के द्वारा समझाया जा सकता है। उक्त रेखा चित्र मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 अंगों के परस्पर निर्भरता व्यक्त करता है। नवीन अवधारणा यह प्रतिपादित करती है कि एक शिक्षक शिक्षार्थी को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण अपने प्राप्त अनुभवों के आधार पर शिक्षार्थी के व्यवहारिक परिवर्तन के लिए करता है, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई इसके परिणाम की जांच हेतु शिक्षक विभिन्न माध्यमों एवं विधियों द्वारा मूल्यांकन का कार्य करता है तथा उसके अनुसार ही वह शिक्षा एवं शिक्षण में सुधार करता। प्रश्न संख्या 8। एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए मापन और मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, समझाइए। मापन एवं मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सर्वोपरि एवं प्रमुख साधन माना जाता है। अतः एक अच्छी शिक्षा एवं शिक्षण व्यवस्था के लिए मापन एवं मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के महत्व को निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। छात्र की प्रगति की जाँच। मापन एवं मूल्यांकन शिक्षण के उपरांत छात्र के अधिगम एवं प्रगति की जांच के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, जिसमें छात्र अपनी प्रगति की जांच करता है तथा एक अध्यापक को भी अपने शिक्षण सुधार के अवसर प्राप्त होते हैं। शिक्षण विधियों में सुधार के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया नई शिक्षण विधियों की विकास एवं पुरानी अपनाई जाने वाली विधियों में सुधार के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। बालकों के गुणात्मक विकास की जांच के लिए। बालकों में गुणात्मक विकास के लिए उनकी जांच के लिए भी मापन एवं मूल्यांकन आवश्यक है, क्योंकि अधिगम के लिए मापन करते समय केवल उनके सैद्धांतिक पक्ष की जांच होती है। उनके चारित्रिक गुणों के विकास के लिए मूल्यांकन उतना ही आवश्यक है। अतः बालक के गुणात्मक और सैद्धांतिक पक्ष की जांच के लिए मापन एवं मूल्यांकन आवश्यक है, इसलिए दोनों में संबंध पाया जाता है। प्रश्न संख्या 9। अधिगम का आकलन एवं अधिगम के लिए आकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अधिगम का आकलन एवं अधिगम के लिए आकलन दोनों समान प्रतीत होने वाले शब्द हैं तथा इनका मतलब भी सामान्यतया एक ही लिया जाता है, किंतु दोनों में कुछ अंतर प्रमुखतया देखे जाते हैं। इनमें प्रमुख अंतर स्पष्टीकरण से पहले आकलन का विस्तृत अर्थ जानना आवश्यक है। आकलन का अर्थ। आकलन एवं मूल्यांकन शब्द सामान्यतः पर्यायवाची के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में वास्तव में अंतर होता है। आकलन से तात्पर्य शिक्षण, अधिगम एवं छात्र की प्रगति की जांच करना। शिक्षण में आकलन का उद्देश्य बच्चों को सीखने के दौरान अनुपालना की गुणवत्ता के निर्णय से संबंधित होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम की निश्चित अवधि के पश्चात उनके सीखने के वास्तविक स्तर की प्राप्ति पर केंद्रित होता है। अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन से अभिप्राय है कि शिक्षण एवं अधिगम के साथ साथ यह निष्कर्ष निकालना कि निर्धारित उद्देश्य की समय समय पर प्राप्ति हुई है या नहीं। अधिगम के लिए आकलन। इसमें अधिगम से पूर्व प्रक्रिया सम्मिलित होती है, जिसमें बालकों की पूर्व क्षमताओं को जानकर अधिगम की व्यवस्था की जाती है। प्रश्न संख्या 10। मूल्यांकन की प्रक्रिया को समझाइए। मूल्यांकन की प्रक्रिया। मूल्यांकन की प्राचीन अवधारणा के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व संबंधी बहुआयामी पक्षों की जांच करना संभव नहीं था, किंतु वर्तमान में शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण बालक की अवस्था एवं उनके स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। अतः कह सकते हैं कि उद्देश्य के आधारित शिक्षण व मूल्यांकन प्रचलन बढ़ा है, जिसमें ज्ञान, अवबोध, ज्ञान का प्रयोग, कौशल, रुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व का मापन आदि को लिया जाता है।
परंतु इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि इन बिंदुओं से व्यवहार के किन किन पक्षों का संबंध है। अतः उपयुक्त समस्या के निदान के समाधान के लिए भारत सरकार के निमंत्रण पर डॉक्टर ब्लूम भारत आए और उन्होंने मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण किया, जिसे मूल्यांकन की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है। इसके अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया 3 प्रमुख स्तंभों पर निर्भर करती है। पहला शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अधिगम अनुभव, तीसरा व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षा या शिक्षण प्रक्रिया के उपयुक्त तीनों बिंदुओं में परस्पर घनिष्ठ संबंध है तथा ये एक दूसरे के पूरक भी हैं, जिसके माध्यम से मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। प्रश्न संख्या 11, किन्हीं दो परिभाषाओं के माध्यम से आकलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। किसी के बारे में निर्णय देना ही आकलन कहलाता है। अधिकतर आकलन तथा मूल्यांकन का प्रयोग एक ही अर्थ में लिया जाता है, किंतु वास्तविकता में इन दोनों में अंतर है, जिसको निम्न परिभाषाओं के माध्यम से समझाया जा सकता है। इरविन के अनुसार आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है, जिन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे असाइनमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट तथा नित्य परीक्षण द्वारा एकत्र किया जाता है तथा छात्रों को बिना कोई ग्रेड, अंक, स्थिर पृष्ठपोषण देने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह सब छात्रों या उनके समूह द्वारा प्राप्त किया जा सकता। प्रश्न संख्या 12, पूर्वानुमान लगाने में आकलन किस प्रकार सहायक है, समझाइए। पूर्वानुमान आकलन में भूमिका। पूर्वानुमान लगाने के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु या परिस्थिति का आकलन करने के पश्चात उससे संबंधित पूर्वानुमान या पूर्वाग्रह का निर्माण किया जाता है। जैसे मौसम विभाग पूर्व तथा वर्तमान के मौसम का आकलन करने के पश्चात ही आगे के मौसम के संबंध में भविष्यवाणी करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक डॉक्टर अपने मरीज के बताए लक्षणों के आधार पर आकलन करके उसके बीमारी का पूर्वानुमान लगाकर उसका उपचार प्रारंभ करता है। प्रश्न संख्या 13, छात्र केंद्रित आकलन के प्रमुख मौलिक तत्व लिखिए। छात्र केंद्रित आकलन के मौलिक तत्व। अधिगम परिणामों के विवरण का सूत्रीकरण। इसमें वे तथ्य समाहित होते हैं जो बताते हैं कि छात्र को क्या जानना चाहिए, समझना चाहिए तथा बड़े होने पर अपने ज्ञान को किस तरह प्रयोग करना चाहिए। मापन का चयन या विकास। परिणाम हेतु अनुभवी नेतृत्व का निर्माण। इसके अंतर्गत व्यक्ति के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो उसे वातावरण तथा अनुभव से प्राप्त होते हैं। वाद विवाद और आकलन परिणाम। इसमें परिणाम के आधार पर यह विचार विमर्श किया जाता है कि व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 14, निरपेक्ष मापन किसे कहते हैं। निरपेक्ष मापन से तात्पर्य उस मापन से होता है जिसमें ऐसी वस्तुओं का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होती हैं। इसमें मापन की इकाई निश्चित होती है। इसमें परम शून्य की स्थिति विद्यमान होती है, अर्थात किसी पैमाने की प्रारंभिक बिंदु शून्य से प्रारंभ होती है तथा पूरे मापन के समय एक समान स्थिरता बनी रहती है। इसमें विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि। इस मापन की प्रकृति निरपेक्ष होती है। इस तरह के मापन की परिशुद्धता अधिक होती है व इसकी प्रकृति प्रत्यक्ष होती है तथा इसके द्वारा किसी वस्तु का पूर्णतः मापन संभव है। प्रश्न संख्या 15, गुणों की इकाइयों के रूप में व्यक्त करना क्या होता है, समझाइए। मापन का यह अंतिम सोपान है। इसमें संक्रियाओं के आधार पर गुण को इकाइयों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। स्पष्ट है कि यह मापन का वास्तविक सोपान है, जबकि पूर्ववर्ती दोनों सोपान इस मापन की पूर्व तैयारी माने जाते हैं। इस सोपान में व्यक्तियों या वस्तुओं में अंतर्निहित गुणों के वास्तविक रूप का वर्णन किया जाता है तथा प्राप्त परिणामों को इकाइयों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 16, अवलोकन तथा आकलन का संबंध स्पष्ट कीजिए। आकलन की पद्धति के रूप में अवलोकन। शिक्षकों को बच्चों की रुचियां पहचानने में मदद मिलती है। इससे शिक्षक ऐसे शैक्षिक अनुभवों
की योजना बना सकते हैं जो बच्चों की रुचियों के अनुरूप हों और इस प्रकार हो सकता है कि वे उनके व्यापक रूप से सीखने को प्रेरित करें। सीखने के हर पहलू में हर बच्चे के विकास के स्तर को पहचानने में मदद मिलती है। किसी समूह के बच्चे विकास के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर होते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग माहौल में अवलोकन की अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अवलोकन में हर बच्चे के विकास की एक समग्र तस्वीर देखने की संभावना होती है। यह जानकारी शिक्षक अपने शिक्षण के साथ तथा बच्चों की देखरेख के तरीके को अलग अलग बच्चे के मुताबिक बनाने में मदद करेगी। अवलोकन शिक्षकों के लिए उनकी खुद की शिक्षण प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने की एक प्रभावी तकनीक है और यह उन्हें अपने शिक्षक दल के सशक्त और कमज़ोर पहलुओं के बारे में गहरी समझ प्रदान करता है। इससे उन्हें अपने पेशेवर विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज हमने ये 16 क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पहली यूनिट के किए हैं। आगे हम इस यूनिट के लघुत्तरात्मक क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।